हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किस्सा कहानी विद एसआरटी। किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोएट्री सुनाती हूँ। और अभी जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा ने। तो चलिए बिना किसी देर किए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। उसने लूज जीन्स और फुल बाजू की टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें पीछे की तरफ से कैप लगा हुआ था, जिससे उसने अपने बालों को छुपाने की कोशिश की थी। उसने लड़की ना दिखने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन शर्ट के उभार को देखकर कोई भी असमंजस में पड़ जाता। अंदर आ जाऊं या बाहर ही खड़ी रहूं? उसने मेरा ध्यान तोड़ते हुए कहा। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था और अंधेरा होने की वजह से हमें कोई देख भी नहीं सकता था। पर तुम यहाँ कैसे? क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। वो मुझे ढकेलते हुए अंदर घुस गई। मैंने बाहर देखते हुए जल्दी से दरवाजा बंद किया। वाओ, नाइस रूम, उसने कैप को पीछे उतारते हुए कहा। मेरे रूम की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इट्स अ बॉय हॉस्टल, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैंने हैरान होते हुए पूछा। तुमसे मिलने आई हूँ डफर, अपने जूनियर से मिल नहीं सकती क्या मैं? उसने मेरे बेड पर कूदते हुए कहा। उसके कूदने से मेरे बेड ने कुछ अजीबोगरीब आवाज निकाली। पर यहाँ इतनी रात को? मैंने अगला सवाल किया। हाँ, तो दिन में आ सकती थी क्या यहाँ पर? उसने आंखें दिखाते हुए कहा। वो मेरे बिखरे कपड़ों को दूर फेंकने लगी। अगर कोई देख लेता तो? पता है ना, यहाँ सब लड़के घूमते रहते हैं। मैं अब भी वहीं खड़े सवाल पर सवाल दागे जा रहा था। ओ कम ऑन, कितने फट्टू हो तुम। चिल ना, बैठो चलो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं अब भी वहीं खड़ा था। ओके बाबा, फाइन, बताती हूँ। तुम्हारा फोन पिछले 15 दिनों से स्विच ऑफ है। तुम्हारी क्लास में गई तो पता चला तुम कॉलेज नहीं आ रहे। मुझे लगा कहीं तुमने आशी के वियोग में सुसाइड तो नहीं कर लिया, उसने चिढ़ाते हुए कहा। हुआ क्या है तुम्हें? मैं वहीं सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ नहीं, ओके। दिख तो नहीं रहा, उसने कहा। मैं शांत रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, इरिटेटिंग। कहाँ खो गए मिस्टर? कहते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ी। वो कोई गाना गुनगुना रही थी। एक बात पूछूं? मैंने कहा। उसने हल्के से कहा। एम आई इरिटेटिंग? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी अलमारी की जांच पड़ताल करने में व्यस्त थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, मैंने जोर देते हुए कहा। ओफो, कहते हुए वो मेरे नजदीक आ गई और मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ गई। शक्ल से तो नहीं लगता, बस थोड़ा सा, इत्तू सा बस। कहते हुए वो हंसने लगी। ये क्या था? थोड़ा मतलब हाँ कि ना? ओहो, तुम हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हो? अब उसकी थिंकिंग है तो मैं क्या करूं इसमें? उसे तुम इरिटेटिंग क्यों लगते होगे ये तो वही जानती होगी ना, उसने झल्लाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है? आई वॉन्ट योर ओपिनियन। मैंने उससे नजरें मिलाई। नहीं। अब खुश? यू आर नॉट इरिटेटिंग, उसने ऊपर उठते हुए कहा। क्या ये कोई एहसान था? देखो, अब मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, नहीं तो तुम सच में मेरे लिए इरिटेटिंग हो जाओगे। वो वापस मेरे बैग को चेक करने लगी। अचानक दरवाजे पर फिर से किसी के खटखटाने की आवाज आई। अब ये परेशानी का विषय था। हम एक दूसरे को देखने लगे। मेरी धड़कनों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। श्श, मैंने काव्या को शांत रहने के लिए इशारा किया। वो चुपचाप मूर्ति की भांति खड़ी हो गई, पर दरवाजा फिर से पीटा जाने लगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भागकर काव्या के नजदीक गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। खिड़की, क्या ये खिड़की से बाहर लटक सकती है? मैंने मन में सोचा, पर ये तो लड़के करते हैं। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा और काव्या शांत खड़ी मुझे अपनी बड़ी नजरों से घूर रही थी। दरवाजा अब भी खटखटाया जा रहा था। मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे बेड के दूसरे कोने में ले जाकर बिठा दिया और जल्दी जल्दी अलमारी से कपड़े निकालकर उस पर फैलाने लगा। छी, कितना बदबू कर रहा है ये, आई हेट दिस। वो रोने का नाटक करते हुए कपड़े हटाने लगी। प्लीज प्लीज, बस थोड़ी देर। हाँ, मैंने उससे विनती की।
ओके बाबा, जाओ जल्दी और भगाओ उसे, कहीं मैं मर ना जाऊं इसमें, उसने मुंह बनाते हुए कहा। मैं भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और गहरी सांस लेते हुए दरवाजा खोला। सामने सूर्य नारायण खड़ा था। सूर्य नारायण मेरे नए हॉस्टल में मिलने वाला पहला दोस्त था। नाम के अनुसार वो एक सज्जन ब्राह्मण की तरह दिखता था और हमेशा माथे पर चंदन का टीका लगाए रहता था। पर उसके काम तो ऐसे थे कि स्वयं सूर्य देव को भी अपने नाम से नफरत हो जाए। सूर्य नारायण सबसे आदर के साथ आप करके बात करता था, पर उस आप के बाद उसकी बातें एक बीटेक स्टूडेंट को भी शर्मसार कर देती थी। अरे अनंत, आपने बड़ा टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। ओ हाँ, वो ना मैं बाथरूम में था तो सुनाई नहीं दिया, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। ओके, कोई बात नहीं, बाथरूम में जाना भी जरूरी है, इट्स ह्यूमन नीड। वैसे आप कितनी बार बाथरूम जाते हैं? मैं जल्दी ही उसे भगाना चाहता था, क्योंकि एक बार सूर्य नारायण अगर शुरू हो जाता है तो फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्याख्या कर डालता, जिसमें सबसे अहम मुद्दा सेक्स का होता। मेरी निगाहें बार बार उस कपड़ों के ढेर पर थी, कहीं वो कपड़ों का ढेर बिखर न जाए। क्या हुआ आनंद, आपने अपने सारे कपड़े ऐसे जमीन पर क्यों रखे हैं? जिसका डर था वही हुआ। अरे कुछ नहीं भाई, बस सब गंदे कपड़े पड़े थे तो सोचा भिगो देता हूँ और कल से कॉलेज भी जाना है, मैंने स्थिति को संभालते हुए कहा। मुझे डर था कि कहीं सूर्य नारायण कुछ अनर्गल ना बोल दे, नहीं तो हिटलर मैम अपना आपा खो देगी। चलिए तब आप आराम करिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो जाने के लिए वापस पलटा। मेरी जान में जान आई। मैंने एक गहरी सांस ली। थैंक गॉड। सूर्य नारायण जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि अचानक बेड पर पड़ा फोन बजने लगा। मैं वापस मुड़ा, पर ये तो मेरी रिंगटोन नहीं है। ओह शिट, काव्या का फोन मेरे बेड पर पड़ा है। सूर्य नारायण वापस पलटा। अनंत, आपने ये फोन कब लिया? वो भी आईफोन? बड़े छुपे रुस्तम और भोसरी के। वो मेरे बेड के नजदीक बढ़ने लगा। मैंने देखा कपड़ों के बीच थोड़ी हलचल होने लगी। अगर सूर्य नारायण को पता चल जाएगा तो वो पूरे कॉलेज में मिर्च मसाला लगाकर इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना देगा। वैसे मेरे रूम में एक लड़की का मिलना ही अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय होता। वो फोन की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी स्क्रीन पर काव्या की फोटो लगी थी। ठीक तभी सूर्य नारायण का भी फोन बजने लगा। उसने अपने फोन की तरफ निगाह डाली और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। भाई, गर्लफ्रेंड का फोन है, उसने इशारे में मुझे शांत रहने को कहा। हाँ बेबी। सब सो गए, उसने इतनी धीरी आवाज में बोला कि मैं मुश्किल से उसकी बातों को सुन पा रहा था। अधिकतर नए नए प्यार में पड़ने वाले लोगों का पहला अध्याय सबसे पहले फोन पर धीरे बातें करने से शुरू होता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। उनकी बातों को खुद उनके सिवा और कोई नहीं सुन सकता। अरे कहाँ बाबू, तुम्हारे बिना मैं कैसे सो सकता हूँ? उसने मुझे आंख मारी। मैं बार बार उन कपड़ों को देख रहा था। काफी टाइम हो गया था। मुझे डर था कहीं काव्या उन बदबूदार कपड़ों के बीच से निकल ना जाए। भाई, इसके चक्कर में मुझे भी कई बार बाथरूम जाना पड़ता है, उसने फोन को दूर करते हुए मुझसे कहा। फिर वो मुझे इशारों में कल मिलने का वादा करते हुए बाहर चला गया। अब मेरी जान में जान आई। मैंने भागकर सबसे पहले दरवाजा बंद किया। काव्या कपड़ों के बीच से ऐसे निकली जैसे साउथ इंडियन मूवी में हीरो जमीन फाड़ कर निकलता है। अब तुम पक्का मार खाओगे, उसने खांसते हुए अटैकिंग मूड में मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मैंने लपक कर तकिए के नीचे से बिस्किट के पैकेट को उसकी ओर बढ़ाया। वो मुझे आश्चर्य भरी नजरों से घूरने लगी। हाउ बैड स्मेल, कभी धोते नहीं हो क्या अपने कपड़े? उसने बिस्किट का पैकेट छीनते हुए कहा। तुमने अपना फोन मेरे बेड पर क्यों छोड़ दिया था? मैं गुस्से में चिल्लाया। उसकी वजह से तुम बच गए। सोचो, अगर वो मेरे पास होता तो कपड़ों के बीच से फोन के बजने की आवाज आती, कितना अच्छा होता ना? कपड़ों के बीच से एक लड़की बाहर निकलती। वाओ, तुम तो जादूगर हो जाते। उसने तालियां बजाई। ओ थैंक गॉड कि तुम बाहर नहीं निकली। मैंने उसे पानी का बोतल पकड़ाया। अच्छा एक बात बताओ, वो बार बार बाथरूम क्यों जाता है? कोई बीमारी है क्या उसे?
व्हाट द हेल, ये क्यों पूछ रही है ऐसा? अब मुझे क्या पता, होगी ना कोई प्रॉब्लम उसकी। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम बिस्किट खाओ ना। पता नहीं लड़कियों को हर बात क्यों जाननी होती है। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। वो मेरा हाथ खींचने लगी। क्या? बाहर? रात के 12 बज रहे हैं, इस समय बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और तुम निकलोगी कैसे? डफर, जैसे आई हूं वैसे ही। उसने अपने शर्ट में लगे कैप को वापस अपने सर पर रखते हुए कहा। अब ठीक है, लग रही हूं ना लड़का? मेरा ध्यान उसकी छाती की उभार की ओर गया। मैंने हामी भर दी। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो चले? मेरे पीछे आओ दया, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, हमें पीछे की चारदीवारी से निकलना चाहिए। उसने अपने दोनों हाथों को बंदूक की शक्ल देते हुए कहा। वो इस मोमेंट को पूरा एंजॉय कर रही थी। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। कुछ देर के लिए मैं भी अपने दिल के दर्द को भूल चुका था। 5 फुट की चारदीवारी को हमने किसी तरह से पार किया। अब हम हॉस्टल के बाहर NH-28 पर आ गए थे। थोड़ी दूर पैदल चलते हुए फाइनली हमें एक ढाबा दिखाई दिया। काव्या खुशी से झूमने लगी। मिशन कंप्लीट दया। वो ढाबे की ओर भागी। मैं भी उसके पीछे भागा। ढाबा बंद था, बस कुछ लाइटें जल रही थी। लकड़ी के छप्पर से उसका दरवाजा बंद किया गया था। ढाबे का मालिक अर्धनग्न अवस्था में बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने कमर के ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था। नाक से हवा लेते हुए उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता और फिर वो उस हवा को मुंह से बाहर निकालता था। संतोष जी! काव्या ने उसे पूरी ताकत से हिलाते हुए कहा, पर उस ताकत का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हें कैसे पता इसका नाम संतोष है? मैंने एक समझदारी भरा प्रश्न पूछा। वो मुझे अजीब ढंग से घूरने लगी। नाम नहीं पढ़ा तुमने बोर्ड पर? मैंने ऊपर निगाह दौड़ाई। संतोष दा ढाबा, शुद्ध शाकाहारी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। अब कुछ करोगे? काव्या ने असहाय होते हुए कहा। मैंने अपनी शर्ट के आस्तीन को ऊपर किया। संतोष जी! मैंने उसकी चारपाई को पूरी ताकत से हिलाया। वो उठकर बैठ गया। कौन है? कौन है? कौन है? वो चिल्लाने लगा। नॉट बैड श्रीवास्तव जी, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी लड़की के सामने ताकत दिखाना मर्दों की पहली पसंद होती है। संतोष जी, कुछ मिलेगा खाने को? हम बहुत दिन से भूखे हैं, काव्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। संतोष जी हमें ऐसे घूर रहे थे मानो हम उनकी दुकान लूटने आए हों। पर उसने सोचा होगा कि एक प्यारी लड़की डाकू कैसे हो सकती है। देखत नहीं हो, ढाबा बंद है, कुछ नहीं बचा है। वो अपने खुले और भारी पेट को खुजलाने लगा। कोनो हो भी नहीं कि कुछ बना दे। सॉरी संतोष जी, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। मैंने काव्या को इशारे में चलने को कहा। संतोष जी, अगर आप बुरा न माने तो हम अंदर जाकर कुछ बना लें प्लीज, बहुत जोर से भूख लगी है। सोचिए, मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती और वो इतनी भूखी होती तो? काव्या ने बच्चा बनते हुए कहा। मुझे उसकी इस अवस्था पर हंसी आ रही थी। उसने हम दोनों की ओर देखा। जाओ, लेकिन तेल कम डालना और बर्तन साफ कर देना। संतोष जी का दिल मोम के पिघलने से भी जल्दी पिघल गया। काव्या परमिशन मिलते ही अंदर भागी। मैं संतोष जी को धन्यवाद देते हुए उसके पीछे भागा। उसने आंखें तरेरी। तुम क्या बनाने वाली हो? तुम्हें खाना बनाना भी आता है क्या? मैंने उससे पूछा। उसने आंखें तरेरी। तुम्हें क्या लगता है मैं बस खेलती हूँ? अभी दिखाती हूँ, जाओ पहले बर्तन धुल कर लाओ। उसने मुझे थाली पकड़ाते हुए कहा। कौन, मैं? मैंने कहा। नहीं, आशी आएगी ना बर्तन धुलने। हाँ तुम, और जल्दी करो, कहीं वो बुढ़ा गुस्सा ना हो जाए। मैं एक अच्छे जूनियर की तरह उसकी बात मानने लगा। 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गया। उसमें से एक अच्छी खुशबू आ रही थी। बेशक फ्राइड राइस तैयार होने में थोड़ा मेरा भी हाथ था। काव्या खेल कूद के साथ एक अच्छी लीडर और अब एक अच्छी कुक भी थी। मैंने कोने में पड़े टेबल को साफ करके उसके दोनों तरफ कुर्सी लगा दी। काव्या ने टेबल पर फ्राइड राइस को प्लेट में सजाते हुए रखा। मैंने काव्या की ओर देखा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद चमक रही थी, जो उसके माथे से होती हुई सीधे उसके गालों तक जा रही थी। एक पल को मुझे लगा जैसे मेरे सामने आशी बैठी हो। क्या आशी ऐसा नहीं कर सकती मेरे लिए? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो उसने मुझे इरिटेटिंग बोला? मैं तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। काश कि वो एक बार मुझसे बोल देती कि तुम इरिटेटिंग हो,
मैं उसके लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाता। ओह मिस्टर इरिटेटिंग, खाना है कि नहीं? आई एम नॉट इरिटेटिंग, ओके, मैंने चिल्लाते हुए कहा। वो मेरे व्यवहार से चौंक गई। अरे बाबा, आई एम जोकिंग, तुम तो हर बात दिल पर ले लेते हो। तो उसने मुझे इरिटेटिंग क्यों बोला? मेरी आवाज जरूरत से ज्यादा तेज थी। उससे जाकर पूछो ना, मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? उसने भी मेरी आवाज की तेजी को मैच करते हुए कहा। वो पहले नहीं बता सकती थी कि उसका बॉयफ्रेंड है? इतने टाइम के बाद अचानक उसका बॉयफ्रेंड कहां से आ गया? पहले खाना खा लें, उसने कहा। नहीं, मेरा मन नहीं है। मैंने अपने चम्मच को वापस प्लेट में रख दिया। ओके, बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसने भी अपनी चम्मच को राइस के ढेर में फेंकते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता? नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं चुप रहा। यार, तुम उसे भूल क्यों नहीं चाहते? वो नहीं है तुम्हारे लायक। तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। पर मुझे कोई और नहीं चाहिए, मैंने कहा। पर उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ? मैं तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं ना, मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। पर वो तो नहीं जानती ना, तुमने कभी बताया क्या उससे? मैं फिर चुप रहा। फ्राइड राइस से भाप ऊपर उठ रही थी। अगर उसे पता चल जाए कि मैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं तो? मैंने अपनी भरी आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या प्यार की कोई अहमियत नहीं होती है? मैं तो हमेशा उसकी परवाह करता था। फिर व्हाट्सएप पर उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? क्या मुझे केयरिंग बातें नहीं करनी चाहिए? क्या लड़कियों को अडल्ट बातें ही पसंद होती हैं? मैंने भड़ास निकालते हुए कहा। हैव यू गॉन मैड? यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम उसे डिजर्व करते हो। तुम्हारा प्यार सच्चा है। एक दिन उसे यकीन हो जाएगा और वो वापस जरूर आएगी। लड़कियां थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन जल्दी वो उसे छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अगर कल को वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली जाए तो? उसने अपनी बात खत्म की। चावल से भाप का निकलना अब धीरे धीरे कम हो रहा था और हम अपनी बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। अच्छा, उसे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो? उसने कुछ सोचने के बाद कहा। ये एक अजीब सा सवाल था। हद ही पार करनी होती तो कब का पार कर लिया होता मैंने कहा। ये डायलॉग कहीं सुना हुआ लगता है, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। शादी करोगे उससे? उसने फिर से सीरियस होते हुए पूछा। ओह, मैं तो कब से उसे अपनी जिंदगी मान बैठा हूँ। ओके, मीन्स यू आर सीरियस। उसने अपने होंठ दबा लिए। अच्छा, क्या मैं फाइनली कुछ बोलूं? उसने कहा। मैंने अपना सर हिलाया। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। तुम और लोगों से बिल्कुल अलग हो। कोई भी लड़की चाहेगी कि उसे तुम्हारी तरह प्यार करने वाला मिले। और रही बात आशिकी, तो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो वापस जरूर आएगी। पर प्लीज, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और थोड़े टाइम के लिए उसे भूल जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा। बेशक मेरे लिए उसे भूलना नामुमकिन था। उसे मिलवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। पर तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से डेली कॉलेज जाओगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका चेहरा हल्के उजाले में और चमक रहा था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अब कुछ खा लें, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे चूहों से डर लगता है। उसने बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बनाया था, जो इस ढाबे पर मिलना मुश्किल था। मैंने भी आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। मैं खाने पर टूट पड़ा। हमने खाने के बाद मिलकर बर्तन साफ किए और उसे वापस ठीक जगह पर लगा दिया। बहुत दिनों बाद मैंने भरपेट खाना खाया था। आज काव्या की वजह से मेरा दिन कुछ अच्छा बीता। जाते समय काव्या ने संतोष जी के तकिए के नीचे कुछ नोट रख दिए। काव्या के प्रॉमिस की वजह से मैं रोज कॉलेज जाने लगा। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। कॉलेज की अटेंडेंस के बाद मुझे शाम को काव्या को भी अटेंडेंस देनी पड़ती। मेरी निगाहें हर दिन आशी को ढूंढती। मैं उसे दूर से जाते हुए छुपकर देखता। मैं उसके सामने जाने से हिचकिचाने लगा। दिमाग तो कहता है कि जाकर अभी उससे पूछ लूं कि ऐसा क्यों किया उसने, पर दिल तो बस दूर से ही उसे देखकर खुश था। मेरे पास उसके लिए सवालों के ढेर थे, पर उसे देखते ही मेरे सारे सवाल मानो आत्महत्या कर लेते। मेरा पहला प्यार अब मेरे साथ नहीं था। मुझे अनिरुद्ध की बात याद आ गई। पहला प्यार कभी नहीं मिलता।
पर क्यों? क्या ये कोई अभिशाप है? क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है? किसी को तो पहला प्यार मिलता होगा, तो मुझे क्यों नहीं? क्या किसी के लिए इतना काफी नहीं है कि कोई उससे बेइंतहा प्यार करता है? मैं हर दिन बस उस खूबसूरत मासूम बेवफा चेहरे को देखकर ही खुश हो जाता। क्या हुआ वो मेरे साथ नहीं है, वो खुश तो है, और मुझे तो बस उसकी खुशी ही देखनी थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो मुझे देखकर बुरा मान जाए। मैं इरिटेटिंग जो हूं। मैं चुपचाप क्लास में आकर बैठ जाता। धीरे धीरे मैं फर्स्ट बेंचर से बैक बेंचर बन गया। कभी कभी अपने फ्लोर पर अनिरुद्ध से मुलाकात हो जाती, जब वो पानी पीने के बहाने आईटी की लड़कियों को देखने आ जाता। वो बार बार मुझसे आशी को भूलने के लिए कहता, और मैं मुस्कुराकर कहता कि मैं तो उसे कब का भूल चुका हूं। फिर वो मुझे अपना फेमस डायलॉग सुनाता, कुत्ता पाल लेना मगर लड़की मत पालना। यहाँ अधिकतर स्टूडेंट कॉलेज अटेंडेंस के लिए आते थे, क्योंकि कम अटेंडेंस की वजह से उनको इंटरनल मार्क्स ना मिलने की धमकियां मिलती। आईआईटी में असफल लोगों की वजह से यूपीटीयू के कॉलेज भली भांति चलते हैं, क्योंकि उन्हें एक और आशा रहती है कि शायद वो गेट एग्जाम निकालकर फिर से आईआईटी ज्वाइन कर सकें। कुछ को बस बीटेक की डिग्री चाहिए थी, क्योंकि आगे फैमिली बिजनेस उनका इंतजार कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके सर पर कॉलेज फीस के लिए लोन का बोझ था, और वही लोग पढ़ाई की असली अहमियत को समझते थे। अगर सही ढंग से सोचा जाए तो हमें कुछ विद्वान लोगों के बनाए उसूलों पर चलना था। हमें सिस्टम को लेकर किसी से कोई सवाल नहीं कर सकते थे, ना अपने टीचर्स से, ना पेरेंट्स से, और ना ही खुद से। हमें नहीं पता कि फला सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। हमें तो बस किसी तरह उस सब्जेक्ट में पास होना था, वो भी आंखें मूंद कर। पढ़ाई जरूरी है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हमें कोई अपनी लड़की क्या, कोई भाव भी नहीं देगा। इसलिए मैं भी अपना ध्यान अब पढ़ाई में लगाने लगा। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और अपना खाली समय लाइब्रेरी में बैठकर कहानियां और आशी के लिए कविताएं लिखता। ये जुनून ही तो है, उसे शब्दों में बयां करने की। ये एक जिद ही तो है, उसे हर बार खुदा से मांगने की। प्यार न जाने कैसे कब हो जाता है, ये उसके लिए लिखे कुछ अल्फाज ही तो हैं, उस पर अपना हक जताने की। आशी को देखे कई दिन बीत चुके थे। मैं एक बार उसे देखना चाहता था। मैं सीजीएच यानी करंट गर्ल्स हॉस्टल के सामने बैठा था, बस उसकी एक झलक देखने के लिए। जैसे मैं पहले घंटों बैठकर उसका इंतजार किया करता था। स्टूडेंट की भीड़ को मैं मुस्तैदी से स्कैन कर रहा था। कहीं वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो सफेद लहराता दुपट्टा एक बार फिर से मुझे दिख जाए। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो जीने के लिए उसकी एक झलक ही काफी होती है। चारों तरफ लोग खुश दिखाई दे रहे थे। वो अपने ग्रुप के साथ मजे से घूम रहे थे। मैं उन्हें लड़ते झगड़ते हंसते हुए देख रहा था। एक समय था जब हमारा भी 4 लोगों का ग्रुप था, जो अब पूरी तरह से बिखर चुका था। अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ने से मेरा ध्यान टूटा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आंचल, अब ये कहां से आ गई? हाय आंचल। मैंने एक झूठी मुस्कान बिखेरी। हेलो अनंत जी, किसका वेट किया जा रहा है? उसने चिढ़ाने के अंदाज में कहा। किसी का नहीं, बस क्लास नहीं थी तो यहाँ आकर बैठ गया। वो मेरे बगल में अपने बैठने की जगह बना चुकी थी। तो कॉलेज से आ रही हो? नहीं, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। ऑफ कोर्स, कॉलेज से इतनी सड़ी सी ड्रेस में कहीं जा सकती हूँ क्या? उसने नाक से कोड़ते हुए कहा। कुछ 2 मिनट तक खामोशी छाई रही। और कुछ नहीं पूछना? उसने पूछा। नहीं, क्या पूछना है? मैंने बिना नजरें मिलाए कहा। पक्का ना? किसी के बारे में भी नहीं? उसने किसी शब्द को जोर देते हुए कहा। मैं फिर चुप रहा। कहाँ है आजकल वो? मैंने जमीन को निहारते हुए पूछा। पागल, वो हंसने लगी। मुझे पता है तुम उसी के लिए यहाँ बैठे हो। हॉस्टल में ही है, कल ही आई है घर से। मैंने कुछ नहीं कहा। एक बात बताऊं? मैं फिर से उसके बकवास सुझाव को नहीं सुनना चाहता था। कम से कम 50 बार वो बोल चुकी थी कि आशी को भूल जाओ, पर इस बार मैंने हामी भर दी। वो पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। क्या? पर क्यों?
वो तो मुझे पसंद नहीं करती ना, मैं तो इरिटेटिंग हूँ। फिर क्यों पूछ रही है वो मेरे बारे में? क्या वो जानना चाहती है कि मैं उसके बिना कैसे जी रहा हूँ? उसे तो बहुत खुशी मिली होगी ना ये सब करके। एक बार भी उसने पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं कितना हर्ट हुआ हूँ। मैं अपना आपा खो चुका था। अब क्यों पूछ रही है? उसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया? आंचल मेरी ओर सहमे हुए देख रही थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। सुनो, मुझे ये सब नहीं पता, इतना भड़क क्यों रहे हो? तुम बहुत दिनों बाद मिले तो मैंने बता दिया, मुझे कोई शौक नहीं है। उसने भी भड़कने के अंदाज में मेरा उत्तर दिया। और हाँ, परसों उसका बर्थडे है, जो भी भड़ास हो उसके सामने निकालो। वो बेचारी खुद परेशान है, उसका तो ब्रेकअप भी होने वाला है। क्या? मैं अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा। आखिर महादेव ने मेरी सुन ही ली। अच्छा हुआ, साला उसके लायक ही नहीं था। हाँ तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा हुआ? उसने भौहें मरोड़ ली। यार वो बेचारी 2 दिन से रो रही है, वो ब्रेकअप नहीं चाहती, वो पंकज को पसंद करती है। मेरा जुड़ता हुआ दिल फिर से टूट गया, मेरा खून खौलने लगा। अच्छा हुआ, दर्द क्या होता है सबको पता चलना चाहिए। मैं बड़बड़ाया। यार तुम कैसे दिल के इंसान हो? कोई लड़की रो रही है, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, वो कमीना फोन भी नहीं उठाता, ब्लडी बास्टर्ड। आंचल ने बड़बड़ाते हुए कहा। पर ये शायद मेरे लिए एक अच्छी खबर थी, यही तो मैं चाहता था। मुझे तो खुश होना चाहिए। पर आशी, वो तो नहीं चाहती कि उसका ब्रेकअप हो, वो तो खुश नहीं है। तो फिर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? वो साला मेरी आशी का दिल कैसे तोड़ सकता है? मैं खुद से बातें कर रहा था। क्या हुआ? आंचल ने मेरा ध्यान तोड़ते हुए कहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा सुनो, अब मैं जा रही हूँ, तुम लोगों को जो करना है करो। उसने अपने बैग को कंधे पर रखते हुए कहा। पर क्या? मैं क्या करूं अब? उसने मेरी ओर देखा और बिना जवाब दिए वहां से चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। आशी उसकी वजह से रो रही है। आई विल किल दैट बास्टर्ड। वो कैसे मेरी आशी का दिल तोड़ सकता है? वो मेरी आशी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? मैं मिलवाऊंगा उसे। मेरे दिल में बंटवारा होने लगा। एक भाग कहता कि अच्छा हुआ, जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ, और दूसरा कि आशी खुश नहीं है अपने ब्रेकअप से। मुझे एक रास्ता चुनना था। मैंने डिसीजन ले लिया। शायद मुझे यही करना चाहिए। पहले मुझे आशी को खुश देखना है। पर कैसे? आंचल ने बताया कि परसों उसका बर्थडे है। हाँ, मुझे आशी को खुश देखना है और ये मैं करूंगा। चल, एक खेल तुझसे भी खेलते हैं जिंदगी। तू कांटे बिछा, अब हम भी कभी हार ना मानने की कसम खाते हैं। तो अब कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है, ये जानने के लिए आप मेरा अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा। क्या आशी और पंकज का पैचअप हो जाता है या फिर आशी अनंत को मिल जाती है? ये जानने के लिए आगे की कहानी जरूर देखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। और जाते जाते अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है तो और लोगों को भी इस स्टोरी को सुनवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और भी अच्छी अच्छी कहानियां मैं आप लोगों के सामने लाती रहूंगी। धन्यवाद। बाय बाय।